हेलो बच्चों, केमिस्ट्री संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे, द्रव का वाष्प दाब पढ़े थे। अब देखिए नेक्स्ट है द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे कि इसमें राउल्ट का नियम क्या कहता है और दोनों विलयन में जो द्रव और द्रव दोनों कैसे होने चाहिए, वाष्पशील होने चाहिए। तो देखिए कहता क्या है कि मान लो मैं एक कंटेनर में क्या करूं, ये एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में क्या करूं, विलयन कर दूं। क्या होना चाहिए, विलयन कर दें। विलयन है, विलयन का मतलब कौन है, इसमें दो घटक हैं। एक घटक आपका ए है और एक घटक क्या है, बी है। ए और बी है, इसका मतलब इसमें दो घटक हैं, ए प्लस बी। ए का वाष्प दाब की बात करते हैं तो हम लोग पी ए लिखते हैं, और बी के वाष्प दाब का बोलेंगे तो पी बी। मोल प्रभाज बोलेंगे तो काई ए, और मोल प्रभाज बोलेंगे तो काई बी। अब ये दोनों मास प्रभाज और आंशिक, तो कहा जाता है इस विलयन में जो है, इसमें राउल्ट ने कहा कि किसी निश्चित ताप पर, ताप क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखिए कहा जा रहा है किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को किससे रिप्रेजेंट करते, काई से, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो ये चीजें कहता है। अब देखो यदि मैं इसमें कह दूं कि माना घटक कोई भी ले लूं, वो घटक के लिए है, कह दिया जाए कि माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब क्या माना जाए, पी ए। उसी प्रकार से कह दिया जाए माना घटक बी का आंशिक दाब वो हो जाएगा पी बी, और मैं घटक ए का मोल प्रभाज लिखूं। तो मोल प्रभाज को काई से प्रदर्शित करते, काई ए लिख सकता हूं, और काई ए के स्थान पे मैं क्या करूं, क्योंकि काई ए बराबर होता है, किसी का भी निकालना है तो उसके स्थान पे लिख सकता हूं हम कि घटक ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। और इसी प्रकार से यदि मैं घटक बी बोलूं तो क्या हो जाएगा, काई बी, और काई बी के मैं लिए लिख सकता हूं कि इसके मोलों की संख्या
बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये तो घटक के लिए था। अब इसी में डाल्टन के अनुसार क्या कहा जाता है कि किसका क्या होगा। तो अब राउल्ट क्या कहता है देखिए। तो राउल्ट ने कहा कि स्थिर ताप पर ताप क्या होना चाहिए, निश्चित ताप पर दोनों द्रव द्रव कैसे होने चाहिए, वाष्पशील होने चाहिए राउल्ट के लिए। इसमें घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है या दाब है घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। अब समानुपाती का मतलब देखो क्या कह रहा है। अब इसका अर्थ निकला ये कि हम कह सकते हैं अतः राउल्ट के अनुसार, अब देखो राउल्ट के अनुसार क्या है। राउल्ट के अनुसार कहता है किसी घाट का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती। तो बताओ एक घटक का दाब होगा वो मोल प्रभाज के क्या हो गया, समानुपाती। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए घटक B है का मोल प्रभाज B के मोल प्रभाज की क्या हो जाएगा, समानुपाती। अब यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो समानुपाती चिन्ह हटाने पे लिखा जाता है P नॉट A और ये बन जाता है काई A। उसी प्रकार से इसको लिखें तो P नॉट B, सॉरी ये लिख गया, P नॉट B समानुपाती हटाते हैं तो ये शुद्ध अवस्था में P नॉट B कर देते काई B। ये एक फार्मूला बन जाता है राउल्ट का उनके घटकों के लिए। ये अब यदि मैं यहाँ पे कह दूं कि P नॉट A व P नॉट B क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये A व B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये बन जाता है। अब देखो इसी में कहा जाए तो विलयन किसके लिए है कि इसी में क्या है विलयन का, यदि मैं कुल वाष्प दाब की बात करूं, कुल वाष्प दाब टोटल, तो बताओ विलयन के कुल वाष्प दाब के लिए क्या था कि कहा गया था कि P टोटल PT बराबर PA प्लस PB। अब PA और PB का मान रख दो तो PT बराबर P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है किसके लिए, टोटल विलयन के लिए निकाला गया। अब एक चीज इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे मैं बात कर दूं इसमें कि हमें ये पता है कि विलयनों का जो मोल प्रभाज का योग होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ काई A प्लस काई B का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैं काई A बराबर रख सकता हूँ 1 माइनस काई B। तो मैं यदि एक्स A का मान इस समीकरण में रख दूं, समीकरण में मान रखने पर किस में रख दिया जाए, समीकरण में मान रखने पर। अब देखो समीकरण पे मान रख दिया गया तो अब क्या बन जाएगा,
देखो बनने का मतलब ये पी टोटल कर दिया जाए, पी टी। अब ए के स्थान पे 1 माइनस बी लिख दूँ तो पी नॉट बी 1 माइनस काई बी। अब ये क्या हो गया, प्लस पी नॉट बी चाई बी, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करो तो पी टी बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अच्छा दोनों बी हो गया क्या, यहाँ पे इसका 1 मिनट, ये पी नॉट ए, देखिए ए लिखा हुआ, तो हम इसको सही कर दें थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए हो गया। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए, ये 1 हो गया, फिर माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। अब इसमें क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले रहे हैं तो बन जाता है पी टी बराबर पी नॉट ए माइनस काई बी, कामा ले लें तो लिखेंगे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। इसको और इजीली यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं इसी के स्थान पर लिख सकता हूँ पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ब्रैकेट क्लोज चाई बी। अब ये आपका बन जाता है यहाँ पे समीकरण पी टी के लिए एक। अब इस समीकरण से एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो केवल किसी एक घटक पर निर्भर कर रहा है, और कौन से घटक का मोल प्रभाज माना गया है, बी वाले घटक के मोल प्रभाज को रखा है। तो ये विलयन के वाष्प दाब के लिए एक फार्मूला बनता है, और कैसा होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, तब ये यहाँ पे कार्य करता है। अब यदि मैं इसमें बात कर दूं कि देखिए, यदि हम यहाँ पे बात कर दें इसके लिए कि फिगर देख लेते हैं इसका, एक फिगर क्या हो जाता है। तो अब मैं इसके लिए मैं फिगर की बात करूं तो फिगर देखिए कैसे बनता है। फिगर यदि हमको बनाना है तो किसके किसके मध्य बनाना है, मोल प्रभाज और वाष्प दाब। तो यहाँ पे ये वाष्प दाब है, सॉरी देखो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, और ये मोल प्रभाज के रिस्पेक्ट में। तो यदि मैं यहाँ पे कह दिया जाए कि एक है मोल प्रभाज ए का मान मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पे चाहे बी का मान 0 हो जाएगा। यहाँ मोल प्रभाज 1 का मान 0 है तो चाहे बी का मान कितना कर दूंगा 1, क्योंकि दो घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इसमें ग्राफ क्या है, हमें ये पता है कि कहा गया है कि जो राउल्ट के अनुसार जो समीकरण बना है वो क्या कहा जाता था कि घटक का मोल प्रभाज उसके वाष्प दाब के समानुपाती है। तो समानुपाती का मतलब देखो क्या है कि जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा ए का, वैसे वैसे उसी के मोल प्रभाज भी बढ़ेगा। तो देखो मोल प्रभाज चाहे ए से 1 से 0 जा रहा तो मोल प्रभाज घट रहा है, तो वाष्प दाब भी क्या करेगा, घटेगा। तो मैं ये घटते क्रम में दिखाया हूँ। और ये यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए, ये शुद्ध अवस्था में। अब इसके बी के लिए देखो कि बी के लिए क्या कह रहा है कि 0 से 1 तो बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में लेके जाऊं। अब इन दोनों को मिला दे टोटल तो ये बन जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, पी नॉट बी।
अब ये घटक किसके लिए, घटक ए के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पी ए बराबर पी नॉट ए चाई ए। अब ये घटक बी के लिए है, तो हम बी के लिए लिख सकते हैं पी नॉट बी, पी बी बराबर पी नॉट बी चाई बी, ये बन जाएगा। तो ये चाई बी के लिए हो गया। अब इसमें टोटल लिखना चाहे तो टोटल जो होता है पी टी बराबर पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। तो ये ग्राफ बन जाता है। अब देखो ग्राफ के बाद यदि मैं उपरोक्त जो समीकरण दिया गया है उसका यदि मैं निष्कर्ष निकालना चाहूँ कि जो अभी मैंने समीकरण निकाला है तो मैं उसका निष्कर्ष निकालना चाहूँ, तो देखो मैं क्या लिख दिया जाए यहाँ पे कि उपरोक्त जो उपर्युक्त समीकरण से प्राप्त निष्कर्ष, समीकरण से प्राप्त निष्कर्ष कि कौन कौन से समीकरण से इसके निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो मैं पहला पॉइंट कह सकता हूँ इसमें फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं इसमें कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब किसी विलयन का कुल वाष्प दाब को उसमें उपस्थित किसी एक घटक के मूल प्रभाज से संबंधित किया जाता है। ये तो बात हो गई। अब यदि मैं इसमें कह दिया जाए कि एक पॉइंट और बता दूं, देखो नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब का न्यूनतम मान पी नॉट ए तथा अधिकतम मान पी नॉट बी है। अतः घटक ए घटक बी की अपेक्षा कम वाष्पशील है। तो ये इसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, ग्राफ भी पता रहना चाहिए। एक चीज़ और हम इसमें आपको इसी वक्त बता दें, राउल्ट के नियम में ही, कि जैसे न्यू देखो, यदि मैं कह दूं कि एक है कि वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज की गणना किया जाए, क्या किया जाए,
वाष्प प्रवस्था में मोल प्रभाज या एक कहा जाता है संघटन, मोल प्रभाज की गणना कर रहे हैं हम लोग। वाष्प प्रवस्था के लिए है और सब तो सामान्य था। वाष्प प्रवस्था में, वाष्प प्रवस्था के लिए हम लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे मैं लिखने के कह दिया जाए कि माना वाष्प प्रवस्था में घटक, माना वाष्प प्रवस्था में घटक ए व बी में घटक ए व घटक बी को मोल प्रभाज क्रमशः वाई ए व वाई बी हो तो अब देखो क्या, यदि है तो क्या कह सकते हैं, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से अब देख लो यही जोड़ा इसके लिए क्या है कि कहा गया कम के लिए, तो हम कह सकते हैं पी ए बराबर वाई ए और पी नॉट ए, ये कह दिया जा सकता है। या सॉरी एक चीज़ है, इसमें थोड़ा सुधार है कि जो वाई ए है ए घटक के लिए वहाँ पे लिख दिया जाता है पी टोटल। क्या लिखेंगे? पी टोटल। इसी प्रकार से पी बी बराबर वाई बी बाई पी टी हो जाएगा। अब इसको और इजी कर दें हम, तो इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको देखो पास करने के लिए हम क्या लिया जाए, पी ए बराबर निकाल दिया है वाई ए टी। अब यदि मैं कह दिया जाए इसी में वाई ए जो ये मूल प्रभाज है वो क्या बन जाएगा, पी ए बाई पी टी। उसी प्रकार से वाई बी भी जो है वो क्या हो जाएगा, पी बी बाई पी टी। तो ये भी एक वाष्प प्रवस्था के लिए समीकरण है, जब वाष्प प्रवस्था के लिए समीकरण, ठीक है। अब इसके आगे ये है, फिर आगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको।